बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मकसद है वो पाकिस्तान की आवाम को उन हक़ाइक़ से जो हम काफ़ी दफ़ा आवाम के सामने रख चुके हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ रखना बहुत अहम था। और वो शख्स जिसको आज आवाम में निकलने के लिए मुंह पर या बाल्टी पहननी पड़ती है या कनस्तर पहनना पड़ता है या डस्टबिन अपने मुंह पर डालकर डब्बा डालकर निकलना पड़ता है, और वो भी अदालत जाने के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि 4 साल जो इस मुल्क के साथ किया गया, जिन अमालों की वजह से, जिन करतूतों की वजह से, जिस नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, उसने जो इस मुल्क के साथ किया, वो आपको हम बार बार बताते रहते हैं। हुकूमती तर्जुमान जब हम अपोजिशन में थे उस वक़्त भी बताते रहते थे, लेकिन आज एक हुकूमत जो कि आइनी तौर पर पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर एक हुकूमत को आइनी तौर पर निकाला, और एक हुकूमत पार्लियामान में आई जिसने 4 साल जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला था उसको तो निकाला ही, लेकिन उसके जो नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से जो मुल्क के अंदर गंद डाला, जिस डस्टबिन को वो आज अपने सर पर और मुंह पर डालकर फिरता है शख्स, उसके हक़ाइक़ आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद 1 साल जो मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ वो गंद साफ़ किया और कर रहे हैं, और जिस तरह, अगर मैं चंद अल्फाज में ये कहना चाहूँ कि ना मुल्क में आवाम की रोटी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अंदर चलते हुए मंसूबों को बंद किया, मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क की मईशत तबाह करके गए, मुल्क के कारोबार को तबाह करके गए, आवाम के रोज़गार को तबाह करके गए, और आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। वो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है उससे पाकिस्तान की आवाम साथ नहीं होती, और जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊँ, सेक्टर वाइज आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूँ जो कि आपको वो खाका देगी, वो ओवरऑल एक पिक्चर देगी पाकिस्तान की आवाम को कि 4 साल इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के अवाम के रोज़गार के साथ, अवाम की रोटी, आटा, चीनी के साथ जो हुआ, और उसके बाद 1 साल बाद, जिस वक़्त 2022 अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उस वक़्त मुल्क हर ज़बान पर यह था कि अभी 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा, 3 महीने में दिवालिया होने वाला है। और जो महंगाई का आलम था, ये 4 साल का तसलसल है। जिस भी माशी तज्ज़ियाकार से या एक्सपर्ट से पूछें तो इकॉनमी और मईशत कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन नहीं होती। ये वो 4 साल की कारकर्दगी और तबाही के असरात हैं जो पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। लेकिन उस माशी तबाही के बावजूद, उस IMF के प्रोग्राम जिसको ख़ुद सख्त शराइत के ऊपर दस्तखत किए, उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद वो सस्पेंड हुआ, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और उसके बाद मैं तफसील में जाने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग ये वीडियो देखें और फिर मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। सियासत नहीं रियासत। इत्तेहादी जमातों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 साल से जो आवाम थी परेशान, उनके लिए किया सफर आसान, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाया। इस मफरूज हुक्म
साल में 4 साल मुस्तकिल और आखिरी साल में 52-66। सीपैट को फिर से किया रवां, खुश और खुशहाल हुआ किसान, बढ़ेगा फिर से नौजवान, नई तरक्की की रखी बुनियाद, ये लाखों गरीब खानदान आबाद, मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया, अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। एग्जैक्ट नंबर I have to कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इस्मात का पाकिस्तान बनाकर दम देंगे। हिम्मत का आज़म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा, इत्तेहादी हुकूमत का एक साल, सियासत नहीं रियासत, हुकूमत पाकिस्तान। इसके साथ ही दूसरी वाली वीडियो भी चलाएं, इकोनॉमी वाली। उसने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरियत खिलाफवर्जी की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखलूक हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। सियासत की बजाय रियासत बचाने के जज्बे का ही समर है। मुश्किलात के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में बैरूनी कर्जों की 11 अरब डॉलर की अदायगियों का बर वक्त इंतजाम, करंट अकाउंट खसारे में 68% कमी, तिजारती खसारे में 36% कमी, माली खसारा 3.4% से कम होकर 2.8%, कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए दोस्त ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की बहाली, सीपैट पर दोबारा काम का आगाज, FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज। मेरा आपसे एक वादा है, जब तक ये आखिरी घर आवाज नहीं जाता और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। DISP के लिए 400 अरब रुपए का बेमिसाल फंड, कम आमदनी वाले 3 करोड़ से ज्यादा खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम का तारीखी प्रोग्राम, 1800 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज, 3 पावर प्लांट्स की तकमील से 1800 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा, सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का आगाज, इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 नए रूट्स का आगाज, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की बहाली के साथ नौजवानों को बिजनेस लोन्स की फराहमी कामयाबी से जारी। ये नौजवान बच्चे बच्चियां आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफक पर चमकते हुए सितारे हैं। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इस्मात का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। डिफॉल्ट से बचाया है, खुशहाल भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आपने 4 साल की वो तस्वीर देखी और उसके बाद 1 साल में जो कोalition गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो दिन रात कोशिश की, उसमें 2018 के अंदर जब इस नालायक, नाअहल, गैर आइनी तरीके से आने वाले, मुसल्लत होने वाले, जिसकी शहादतें आज तक आ रही हैं, वो टोला जब मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस वक़्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। उस वक़्त मुल्क के अंदर सीपैक था, मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका था, मुल्क के अंदर यूथ प्रोग्राम 5 साल की कामयाबी के साथ चलता हुआ प्रोग्राम उस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन के अंदर था, दहशत गर्दी ख़त्म थी, मुल्क के अंदर सीपैक के प्रोजेक्ट्स और 14,000 मेगावाट बिजली लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो चुका था और पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदों के अंदर एक टेक ऑफ करती हुई इकॉनमी का जो मुजाहरा है वो कर रही थी। वो मुल्क जिसमें दहशत गर्दी सिफर, लोड शेडिंग सिफर, 14,000 मेगावाट बिजली, तरक्की की शरह 6.2%, आटे की कीमत 35 रुपये, चीनी की कीमत 52 रुपये, जो 5 साल तक यही उसकी कीमत रही। IMF का प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल किया और उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम के होते हुए और IMF के प्रोग्राम के बाद मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया और उसके बावजूद जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन था वो 2.3% के ऊपर था
اور ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 3.8% تھی. اور یہ وہ فگرز ہیں جو ان کی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ایشو کیے تھے. یہ وہ تمام اعداد و شمار تھے. پھر 4 سال اس ملک کے اندر وہ لوٹ مار ہوئی, وہ نالائکی, وہ نااہلی, وہ کرپشن کے 4 سال ملک کے اندر جو 4 سال سب سے بڑے جو مالی خسارہ بجٹ دیا مالی خسارے کا, جو جس وقت گئے آخری سال میں وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 5,260 52,000 ارب کا جو مالی خسارہ تھا, 5200 ارب کا وہ خسارہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے, اور یہ تاریخی مالی خسارہ تھا. اس کے بعد جو ملک کی معیشت جو تباہ کی سو کی, IMF کا پروجیکٹ جو سائن کیا اس کی خلاف ورزی کی سو کی, لیکن اس وقت باتیں کرتے تھے جس وقت ڈالر جو تھا وہ 100 روپے کا تھا اور روٹی 2 روپے کی تھی, اور ملک کو دیوالیہ کرتا چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے بند کر کے گئے, بجلی کے منصوبے بند تھے جس وقت یہ موجودہ حکومت آئی. کوئی ایسا ہیلتھ کا پروجیکٹ, کوئی ایسا منصوبہ, سب سے زیادہ ملک کی تاریخ میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا, اور جو 75 سالہ تاریخ میں تمام حکومتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی اتنا نہیں بنتا جو 4 سال میں لے کر ملک کو قرضے کے اندر دبا کر اور چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کہا تھا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور 100 دن میں معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. وہ معیشت جو ترقی کرتی معیشت تھی, جس میں منصوبے تھے, جس میں روزگار تھی, جس میں مہنگائی کی شرح سب سے کم ترین تاریخی شرح تھی, اس معیشت کو کہتے تھے 100 دن میں ٹھیک کریں گے. جس معیشت کا جنازہ نکال کے گئے, جس فارن پالیسی کا جنازہ نکال کے گئے. 4 سال ملک میں وہ دہشت گردی, وہ دہشت گرد جن کی کمر توڑ دی گئی تھی, وہ دوبارہ دہشت گردی ملک میں پشاور, خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, وہ ڈیلیں کرتے رہے جو پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں, اور ملک میں دہشت گردی, پورے ملک میں دہشت گردی واپس آ گئی ہے. اس کے بعد کچھ اعداد و شمار, 60 لاکھ لوگ بے روزگار, 2 کروڑ لوگ مزید غریب, خط غربت کی لکیر سے نیچے, 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں, 52 روپے کی چینی 120 روپے کلو میں, وہ بھی خواتین انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کر قطاروں میں کھڑے ہوتی تھی, اور آج کہہ رہے ہیں کہ مفت آٹا عوام کو کیوں دیا ہے. آج مفت آٹے کی قطاروں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, جو 120 روپے کلو چینی انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کے نادرا کا شناختی کارڈ دکھا کے 1 کلو چینی موصول ہوتی تھی. یہ وہ 4 سال. بجلی 11 روپے یونٹ جو تھا وہ 24 روپے یونٹ چھوڑ کر گئے. 1 میگا واٹ بجلی اضافی سسٹم کے اندر موجود نہیں تھی. 4 سال جو چلتے منصوبے تھے ان کو بند کر کے گئے. جو کھاد کی پرائس ہے, جو گیس کی پرائس ہے, اس کی وہ قیمت کر کے گئے جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر تھی. اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی, ملک دیوالیے کے قریب, بالکل ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ دیوالیہ ملک ہو رہا ہے, پاکستان دیوالیے کی نہج کے اوپر آ چکا ہے. اس وقت ایک کوئلیشن گورنمنٹ جنہوں نے آئینی طریقے سے ان نالائکوں کو, نااہلوں کو, چوروں کو, پروپیگینڈسٹ کو, غنڈوں کو, بدماشوں کو جب ہٹایا, اس ٹولے کو عوام سے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا, اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ویژن اور روڈ میپ دیا, جس ویژن اور روڈ میپ کے تحت اکانومی سب سے اوپر پرائیورٹی تھی. معیشت کی وہ حالت ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام کو آتے ہی رمضان پیکج کی شکل میں آٹے میں, چینی میں, دالوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں سبسڈی دے کر ریلیف دیا. جس وقت IMF کا پروگرام
जो था वो सस्पेंड करके ये हुकूमत गई हुई थी, उसको दोबारा रिवाइव किया, उसको दोबारा रीनिगोशिएट कर रहे थे, और जिन शराइत के ऊपर ये दस्तखत करके गए थे उन शराइत के बावजूद इसी कौमी ख़जाने से जिसको 4 साल ये लूटते रहे, उससे आकर शहबाज शरीफ साहब ने और कोalition गवर्नमेंट ने आटे की मद में, चीनी की मद में, यूटिलिटी स्टोर के अंदर, तमाम खाने पीने की अशिया की मद के अंदर सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ दिया। उसके बाद जो आपने देखा कि BISP बिस्प के अंदर 400 बिलियन की सब्सिडी देकर 400 बिलियन का उसका बजट डालकर तमाम रिलीफ थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से BISP के प्रोग्राम के ज़रिए जब पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दी, उसकी डिस्पर्समेंट की कैश के अंदर, और उसके बाद आटे के अंदर, चीनी के अंदर, और इस रमज़ान में भी जो रिलीफ दिया आटे की मद में, पूरे पाकिस्तान में मुफ्त आटा तकसीम किया, वो भी BISP के प्रोग्राम और नादरा का एक सिस्टम बना के, ताकि कोई इससे बाहर ना रहे और मैक्सिमम लोगों को ये रिलीफ मिल सके। उसके बाद किसान पैकेज, 4 साल किसान रुलते रहे। जब एहतजाज करते थे तो उनके ऊपर तशद्दुद होता था, जब असातिज़ा एहतजाज करते थे उनके ऊपर तशद्दुद होता था, जब टीचर्स और नौजवान और स्टूडेंट्स एहतजाज करते थे उनके ऊपर तशद्दुद होता था। आते ही प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की बात सुनी, उनको 1800 बिलियन का तारीखी पैकेज दिया, और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें सस्ती की जो किसान के जो ज़रूरत की चीज़ें थी। 1800 बिलियन का पैकेज देकर किसान को रिलीफ दिया। उसके बाद आपने देखा कि मुल्क के अंदर जो एक अंधोनाक और अफसोसनाक मरहला आया सैलाब का, अपने लोगों को संभाला, अपने लोगों को संभाल कर कौमी ख़जाने से वफाक ने 100 अरब पूरे पाकिस्तान में उन जगहों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर वफाक ने NDMA के ज़रिए ये तमाम डिस्पर्समेंट्स की, और पाकिस्तान की आवाम को उन जगहों के ऊपर जहाँ लोग टेंटों में थे उनको ना सिर्फ रिलीफ दिया, उनको रिहैबिलिटेट किया, बल्कि टांक के अंदर वो तारीख़ी मिसाल कायम की जिसमें उनके घरों का बंदोबस्त किया। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह पेश किया जो क्लाइमेट चेंज का मुकदमा था पूरी दुनिया के अंदर, वो आपके सामने, और फिर जिस तरह आलमी दुनिया ने मदद की, वो फ्लड के पूरे सिलसिले में 100 बिलियन इनकी तरह कशकोल उठाकर दुनिया में नहीं फिरे, पहले अपने घर के अंदर अपने कौमी ख़जाने से आवाम को रिलीफ दिया, और फिर जो क्लाइमेट चेंज का एक आलमी मुकदमा था उसके अंदर से जो फंडिंग हुई उस मुकदमे के ऊपर कि ये असरात डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है, जो उनके तरीक़ाकार है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है, उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग हुई। यूथ प्रोग्राम के अंदर 1 लाख, ये सस्पेंडेड प्रोग्राम्स थे, ये सिर्फ नौजवान प्रोग्राम के ऊपर तमाशे करते रहे, एडवर्टिजमेंट करते रहे, उसकी तशहीर करते रहे। उस नालायक की जो आज डस्टबिन पहन कर आवाम में जाता है, जो आज कनस्तर पहन कर जाता है, जो आज मुंह पे काली बाल्टी डाल कर जाता है, सिर्फ इन अमालों की वजह से, जिसने आवाम को रिलीफ दिया होता है, वो मुश्किल हालात में भी, आज महंगाई है ना, सीना तान कर आपके सामने बैठे हुए कि आवाम का दर्द है, आवाम का दुख है, इस बात का एहसास है, और उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 4 साल इस महंगाई, इस बेरोज़गारी का जो जिम्मेदार है, वो आज मुंह पर बाल्टी डालकर आवाम में जाता है, जिसको कुछ लोग बाल्टी कह रहे हैं, कुछ लोग डस्टबिन कह रहे हैं, कुछ लोग कनस्तर कह रहे हैं। इसको शर्म नहीं आती। लेकिन अमाल अगर ये होंगे, आवाम के साथ अगर ये खिलवाड़ किया होगा, मुल्क की मईशत के साथ ये खिलवाड़ किया होगा, आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, मुफ्त दवाई छीनी होगी, तो फिर उसके बाद आपको इसी तरह आवाम में जाना पड़ता है। फिर आप मुंह दिखाकर आवाम को कोई मुंह नहीं दिखा सकता, लेकिन आपकी शक्ल उस डस्टबिन, बाल्टी या कनस्तर से छुप तो सकती है, लेकिन आपके अमाल, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी चोरी और आपकी करप्शन किसी बाल्टी, किसी कनस्तर या मुंह पे किसी भी डस्टबिन की वजह से छुप नहीं सकती। वो पाकिस्तान की आवाम आज भुगत रही है। और उसके बाद आपने देखा कि जो तारीखी किसान पैकेज वज़ीर आज़म ने दिया, उसके बाद फ्लड्स का जो मरहला था, सारी कोalition गवर्नमेंट ने
इत्तेहाद के साथ, एक यकजा होकर, मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ अपनी आवाम को संभाला, उनके साथ दुख में खड़े हुए, उनके सर पे हाथ रखा, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पूरा जो रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ है वो वादे के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के शुरू हो चुका है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज इस IMF के प्रोग्राम की रीनिगोशिएशन के बावजूद अपने पैसों से, अपने बजट से, कौमी ख़जाने से आज आवाम को मुफ्त आटा दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जिसका तमस्कर वो लोग उड़ा रहे हैं जो 35 रुपए का आटा 100 रुपए में बेच के गए। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली की पैदावार है, 1 मेगावाट बिजली लगा कर नहीं गए। एक साल के अंदर 1800 मेगावाट बिजली 3 मंसूबे चलाकर उसमें इजाफा किया गया। और पाकिस्तान, और जब हम आए थे उस वक़्त 9 घंटे की लोड शेडिंग थी अप्रैल 2022 में। मंसूबे बंद पड़े थे, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, और जो तलब थी और सप्लाई और डिमांड का जो गैप था, क्योंकि 2018 में जब 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ बनाकर मुल्क की अंदर बिजली की कमी को पूरा करके गया था, उसके बाद 1 मेगावाट बिजली ऐड नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो गैस का सर्कुलर डेट है, पाकिस्तान में कभी सुना नहीं था किसी ने कि गैस में भी सर्कुलर डेट होता है। उस गैस का सर्कुलर डेट को 1400 बिलियन, जब ये गए हैं 1400 बिलियन के ऊपर ये पहुंचा कर गए थे। आज हमसे सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बड़े पॉपुलर हैं। और उसके बाद जो पावर का सर्कुलर डेट था वो हमारी हुकूमत के वक्त 1100, 1200, 1300, 1400 की एवरेज पे रहता था, जो कमी की तरफ जा रहा था बतदरीज, और वो ये 2500 बिलियन के ऊपर छोड़ कर गए जो पावर का खसारा सर्कुलर डेट था। और जिस तरह मैंने कहा, गैस का सर्कुलर डेट जो था वो 1400 बिलियन के ऊपर, जो सिफर था, सिफर से ये 1400 बिलियन के ऊपर छोड़ कर गए हैं। उसके बाद अगर मैं, ये तो जो चीज़ें हो गई, अगर मैं मुआवजा करूं उस फिगर का, जो आम अशियाएं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, हम बार बार भी बताते रहे हैं कि जो डॉलर था वो 118 से 118 से 189 पे, कौमी तरक्की की जो रफ्तार थी, तरक्की की शरह जो थी, वो 6.1% पे मनफी में गई पहले, और मनफी के बाद ये 4% पर छोड़ कर गए। वो मुल्क जो 2018 में 6.2% पर तरक्की कर रहा था। तजारती खसारे की मैंने बात की, 4 साल में चारों फिस्कल डेफिसिट्स की बात की, माली खसारे की बात की, तारीख की बुलंद तरीन सतह के थे। जिस पे मैंने बात की उस पे जो मैंने बेरोजगारी की बात की, और आज ढिठाई से, बेशर्मी से क्या कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। मुंह पे बाल्टी डालने वाले, मुंह के ऊपर कनस्तर डालने वाले कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। उसके बाद 10 माह के अंदर 11 बिलियन डॉलर की हमने जो कर्जे थे, जो इनके लिए वे तारीखी कर्जे थे, वो हमने वापस किए। जिस डेट के ऊपर ड्यू थे वो इस हुकूमत ने आकर इस मुश्किल हालात के बावजूद वो डेट सर्विसिंग इस हुकूमत ने की। उसके बाद जो, अगर मैं सिर्फ मुआवजा करूं इनके पिछले साल के वक्त का, जो 9 माह का दौरानिया है, उसके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें 9 माह में 36% कमी आई है, जो आपने अभी इस वीडियो में भी देखी है। उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें अगर मैं 9 माह का मुआवजा करूं तो 74%, 74% उसके अंदर कमी आई है, जो 13 अरब से 3.4 अरब के ऊपर इस वक्त कम होकर पहुंच चुका है। उसके बाद अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो 8 माह के अंदर उसके अंदर 3.4% से वो 2.8% पर हम कमी कर आए हैं। ये इन मुश्किल तरीन हालात में
इस तबाह कुन मईशत जो ये नालायक टोला देकर गया था। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का मकसद है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने का मकसद है, पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार देना मकसद है। वो बदहाली जो 4 साल पाकिस्तान की आवाम ने भुगती है उसको खुशहाली में तब्दील करना मकसद है। दिन रात इन मुश्किल हालात के बावजूद, इस महंगाई के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये तमाम रिलीफ जो मैंने पाकिस्तान की आवाम के लिए गिनवाए हैं, और अभी भी ये कम है, हर रोज़ वो ये बात करते हैं कि ये कम है, और हर रोज़ इस बात के ऊपर हिकमत अमली तैयार होती है कि किस तरह हम पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद रिलीफ दे सकें इन नालायकों, नाअहलों, चोरों, करप्शन जो कौमी ख़जाने को लूट गए, तोशा खाना को लूट गए, फॉरेन फंडिंग जो करते रहे, और उसके बाद हर रोज़ जो करप्शन की दास्तानें पंजाब से आती हैं। जो लीडर जो टिकट फरोश कहता है इलेक्शन करना है, वो अपनी मिलने को 1 करोड़ रुपए की कीमत लगा रहा है और टिकटों की कीमत लगा रहा है कि उसको मिलने की, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट की कीमत 1 करोड़ रुपया है। टिकट मिल जाएगी, उसकी कीमत क्या है, अभी वो ऑडियोज आना बाकी है, और वो फिर किसकी जेब में जाएगा, वो किसके अकाउंट में जाएगा, वो भी ऑडियोज अभी आना बाकी है। ये इस नालायक और नाअहल टोले ने 4 साल इस मुल्क के साथ किया, और उसके बाद कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं और हमें हमारा इलेक्शन कराया जाए। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि फायर फाइटिंग हम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर रोज़ शहबाज शरीफ साहब और कोalition गवर्नमेंट काम कर रही है। वो खारजा पॉलिसी जिसमें तमाम दोस्त ममालिक नाराज़ थे, आपसे बात नहीं करते थे, पाकिस्तान के सरबराह से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, आते ही वज़ीर आज़म ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो ने, और आज मैं देख रही थी कि वो ट्वीट कर रहे थे कि जी इतने अखराजात हो गए हैं बैरूनी मुल्क दौरों पे, तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो दूसरे मुल्कों के साथ थे वो बंद पड़े थे, कंपनियां बंद थी, उनकी पेमेंट्स नहीं हुई थी, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो कतर की हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो यूएसए की हो, तमाम कंपनीज जो थी वो बंद पड़ी थी, तमाम मंसूबे, तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे। उन सब को बहाल किया, उन तमाम ताल्लुकात को बहाल किया, और आज उसके समरात आप देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में किस तरह दोस्त ममालिक आपकी मदद को आए। और ये वो संगीन खतरनाक खेल खेला गया मुल्क के साथ, साजिशें की गई मुल्क के साथ, जहां खजाना भी खाली, अवाम का पेट भी खाली, नौजवान की जेब खाली, चूल्हा बुझा हुआ, कारोबार बंद, सनत बंद, मंसूबे बंद, प्रोजेक्ट्स बंद। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से 1 साल में तमाम मंसूबे चालू हैं, मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। जो टेक ऑफ मईशत कर रही थी 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में, उसका रिवाइवल हुआ है, सीपैक का रिवाइवल हुआ है, यूथ प्रोग्राम का रिवाइवल हुआ है। हमने तशहीर करके अवाम के पैसे, और हमने वो बड़े बड़े जो कैंपेन्स थी वो नहीं की। नौजवान प्रोग्राम नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, जो अभी तक पिछले 3 माह में सिर्फ 6.9 अरब रुपए का कर्जा 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों को दे चुका है। 3 माह के अंदर 1 लाख लैपटॉप, और उसके बाद पहली दफा एग्रीकल्चरल लोन दिए नौजवानों को, पहली दफा। ये विजन नवाज शरीफ का था, जिसको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आते ही, जो पंजाब में वो इम्प्लीमेंट करके आए थे बतौर सीएम पंजाब, जिसका ये तमस्खर उड़ाते थे। ना सैलाब में बाल्टी जो आज मुंह पे लेकर फिर रहा है वो नजर आया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब सैलाब आया, हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब में हुकूमत थी, किसी जगह के पे नजर नहीं आया। उस वक्त दोनों
हुकूमतों के दोनों सरकारी हेलीकॉप्टर पे अपने जलसों के ऊपर ये शख्स जाता होता था, लेकिन किसी के सर पे हाथ रखने, किसी सैलाब के जो विक्टिम्स थे उनके सर पे हाथ रखने उनके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। जब दहशतगर्दी वापस लौटी, जो इसके अमालों की वजह से है, वो दहशतगर्दी के अंदर एक लाइन नहीं बोली, बल्कि उसके बरक्स लसबेला के हेलीकॉप्टर में जो शहीद हुए उनके खिलाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से मुहिम चलाई। ये वो जहनीत और ये वो फाशिस्ट लोग हैं। हज़ारा के लोग जो थे वो लाशें लेकर बैठे रहे, कहता था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। साहिवाल का सानिया आपके सामने है, जिनको कहता था, जिनका फ़ोन उठाया नहीं इस शख्स ने। खैबर पख्तूनख्वा में जो मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि जो एहतजाज करता था, जो सहाफ़ी एहतजाज करता था, उसकी ज़बान बंद, पसली में गोलियां, नाक की हड्डी टूटी हुई, घर में घुसकर मारा। इरफान सदीकी जेल में, मीर शकील उर रहमान जेल के पीछे। जो मुंह से ज़बान ऑपोजिशन का शख्स बोलता था, बशमूल ऑपोजिशन लीडर, वो जेल में। कि मुझसे सवाल, मेरे से सवाल या मुझसे जवाब पूछ रहे हो, तुम जेल जाओगे, सजाए मौत की चक्कियों में जाओगे। हमने वो सब कुछ सहा है क्योंकि अवाम की खिदमत की थी। आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से नीयत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, और मुंह के ऊपर कनस्तर और डस्टबिन और बाल्टियां डाल के नहीं फिरते। अल्लाह ताला माफ़ी दे, क्योंकि अवाम एतमाद करती है। अवाम को रिलीफ देने की नीयत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं और अहलियत भी रखते हैं, और इंशाअल्लाह देंगे। इंशाअल्लाह जो बदहाली ये मचा कर गया है उसको खुशहाली में तब्दील कर रहे हैं और करके रहेंगे। अवाम को तरक्की भी देंगे, सस्ती रोटी भी देंगे, सस्ती चीनी भी देंगे, नौजवान को रोज़गार भी देंगे, रिलीफ भी देंगे, मंसूबे भी देंगे, यूनिवर्सिटीज़। एक और बात, 4 साल PKLI बंद रखा इस साकिब निसार की वजह से। आज जस्टिस कहने का भी दिल नहीं करता, आज जज साहब कहने का भी दिल नहीं करता, जिसने अवाम की सेहत के साथ खेला हो। साकिब निसार की वजह से PKLI बंद रहा, जहां बार के डॉक्टर्स बार की नौकरियां छोड़कर मुल्क में शहबाज शरीफ लेकर आया था, उनको नैब के हवाले किया, PKLI बंद किया। 3 यूनिट्स कार्डियोलॉजी के बंद थे, किडनी के बंद थे, ICU बंद था जिस वक्त ये हुकूमत आई। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हर डिपार्टमेंट चालू है, हर ICU चालू है। और 17 अप्रैल को वो तारीखी दिन था कि पाकिस्तान की मेडिसिन की हिस्ट्री में, तारीख में पहली दफ़ा रोबोटिक सर्जरी PKLI में हुई है। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। आके स्कूल चलाए हैं वापस, आके हस्पताल चलाए हैं, आके आवाम को जो सेहत की का निज़ाम था उसको रिवाइव किया है। इन्होंने 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, एक हस्पताल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई, किसी स्कूल में एक कमरा नहीं बनाया, किसी हस्पताल में एक वार्ड नहीं बनाई, किसी बिजली के मंसूबे में 1 मेगावाट बिजली नहीं इजाफा किया। ये 4 साल टोला नालायक, गैर आइनी और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये कारकर्दगी के साथ आइन तोड़ता है, साइफर लहराता है, कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। इम्पोर्टेड वो हुकूमत होती है जो मुल्क की मईशत के साथ खेले, जो मुल्क की रोज़गार के साथ खेले, जो अवाम की रोटी के साथ खेले, जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ साजिश करे, जो कश्मीर का सौदा करे, जो मुल्क में वापस दहशत गर्दी लाए। वो तमाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंजाब के अंदर मौजूद थे, जो सिंध के अंदर मौजूद थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक किराए के कमरे के अंदर मौजूद थे। और 400 अरब जो फंडिंग होती रही, वो तो अभी जिस जगह के ऊपर उसकी तफसीलात आ रही हैं वो तो अवाम के सामने हकायक आएंगे, लेकिन ऐसे लोग अवाम में पॉपुलर नहीं होते। ऐसे लोग मुंह के ऊपर बाल्टियां, कनस्तर और डस्टबिन डाल के फिरते हैं। तार मुगल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको भी आए हुए 1 साल आपकी बातें सारी सही मान रहे हैं, जो भी आपने दिखाया। सबसे बड़ा काम जो है, यूके गवर्नमेंट ने जो पैसा भेजा, इतना बड़ा केस, आपने सिर्फ उसको अदालतों का रहमो करम पे छोड़ दिया, फॉरेन फंडिंग का कुछ नहीं किया। आपने तो इसको
सके, गिरफ्तार भी नहीं। आपकी बहुत ही आप बड़े भी हैं, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ भी है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इजाफे के लिए ये बात कह रही हूँ कि तमाम केसेस अदालतों के अंदर रेफरेंस की सूरत में ट्रायल के ऊपर मौजूद हैं। हम इमरान खान नहीं हैं कि आते ही सियासी मुखालफिन को बग़ैर किसी केस के, बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी सबूत के जेलों के पीछे डाल दो, जो इन्होंने किया। हमने सबूतों के साथ, अदारों ने, उसमें किसी और का हाथ नहीं, अदारों ने केसेस बनाए, सबूत दिए, और उसके बाद वो केसेस अदालतों में जहाँ पैकेज डील मिलती है ज़मानत की, जहाँ कहा जाता है इमरान खान को हरासा ना किया जाए, दूसरों की बेटियां, दूसरों की बहनें घसीट कर अस्पतालों से जेलों में डाली जाएं, लेकिन इमरान खान को हरासा ना किया जाए। और जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, वो केसेस, टेरियन का वालिद, फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, जेबा जज, ओए जज, कल मैं सुन रही थी कह रहे थे जूनियर जजेस कहा जा रहा है, तो वो तलाल चौधरी की स्टेटमेंट आई मेरी, उन्होंने कहा जूनियर जजेस कहा जा रहा है, ओए जेबा जज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कहा जा रहा। तो ये तमाम केसेस अदालतों में हैं और अदालतों में जवाब देना है, और जवाब नहीं है तो कनस्तर, बाल्टी और डस्टबिन है। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, एक मिनट, खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से। आटा ला नहीं तू। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिलीफ जितनी कोशिश की जा रही है, अब आपने देखा पूरे रमज़ान जो आटे की तकसीम थी उसको पूरा, और ये मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, इसमें हलाकतें हुई, अफसोसनाक अंधोनाक वाक़यात हुए, लेकिन 9 हलाकतें हुई हैं और 5.5 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त आटा तकसीम हुआ है, और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। ना उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद था, ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन जब नीयत थी, सलाहियत थी और अहलियत थी तो हुआ। जब एक मकसद था कि आवाम को रिलीफ देनी है तो हुआ। और उसके बाद जो आपने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ पार्लियामान से भी और हुकूमत से भी, अक्सरियत का जो फ़ैसला है वो अक़लियत पे हावी नहीं हो सकता। ये पार्लियामान का, इसके ऊपर करारदाद आ चुकी है, पार्लियामान का फ़ैसला आ चुका है, और आज जो उन्होंने कहा कि शायद सियासी जमातें अगर इसके ऊपर बात कर लें, तो ये सियासी जमातों का, देखें बात ये है कि आपको कोविड याद है, कोविड में पूरी अपोजिशन पार्लियामान में बैठी थी, इमरान खान साहब गायब थे। आपको वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स याद है, जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के जो हालात है, जो समझ आ रहा था इमरान खान क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आज दहशतगर्दी के वाक़यात उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। तो वो शख्स जो मुज़ाकरात का माने ना जानता हो, जो अपनी झूठी सियासत की खातिर, अपने झूठ, अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो, उसको पहले इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। खालिद महमूद साहब, तो बात साले सुप्रीम कोर्ट में मैडम जहाँ आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी और कानूनी पिटीशन थी, उसके ऊपर जजों ने कोई सियासी रिमार्क दिए। आज तमाम सियासी जमातों को दोबारा बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो मुज़ाकरा करे जाए। क्या आपकी पार्टी, आपकी जो पोजीशन है, वो जाएगी वहाँ तक? देखिए, ये दूसरा वर्ड ये कि पीपल्स पार्टी को इख्तियार दिया गया है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरा करे जाए। देखिए, ये कोalition गवर्नमेंट है, इसमें हर चीज़ आज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से, जो दुश्मन कहते थे कि ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, एक दिन भी नहीं चल, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, वो ना सिर्फ इत्तेहाद अल्लाह ताला के फजलो करम से और इत्तेहाद की वजह से कायम है, बल्कि आवाम को रिलीफ देने की नीयत की वजह से भी कायम है। और हम ज़िम्मेदार जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला हुआ है, आवाम के रोज़गार में अपना हिस्सा डाला हुआ है। हम मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क में अनारकी के लिए, फसाद के लिए किसी की राह हमवार नहीं होने देंगे।
اور آپ نے سیاسی ریمارکس کی بات کی تو پارلیمان سے واضح قرارداد یہ آ چکی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور دوسرے اداروں کے جو حدود ہیں اس کے اندر انگریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ادارے کی ذمہ داری آئینی طور پر آئین کے اندر درج ہے اور جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور یہ جو سماعت جس کے اوپر آج تک سماعت ہو رہی ہے جس پٹیشن کے اوپر وہ مسترد ہو چکی ہے. صالح ظافر صاحب میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی مذاکرات کا ڈور ڈالا جا رہا ہے اس کی فرمائش کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کے لیے جو ایجنڈا ہے اس کو جو رولنگ الائنس پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے اور کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے جن کی کرتوتوں کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں. دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو زیرو مارک اپ پر بلینز آف ڈالر یہ اس کی پروو کون کرے. دیکھیں آپ کا پہلا سوال مذاکرات سے ریلیٹڈ تھا. کل ایک اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا تھا. اس کے اندر کافی چیزیں کافی آپشنز ڈسکس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں تو وہ مشروط کر رہے ہیں اس کو مذاکرات کو کیونکہ وہ یہی 10 ماہ 11 ماہ سے تماشا اس لیے ہے کیونکہ کسی سوال کا جواب نہیں ہے, کسی کیس کا جواب نہیں, کسی چوری کا کسی ڈاکے کا جواب نہیں, ٹیرین کے والد ہونے کا جواب نہیں, کوئی جواب نہیں ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں تو میں یہ تمام میرے کیسز ختم کریں تو میں مذاکرات کروں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا شخص جس نے ملک کے ساتھ یہ کیا ہو جس کی داستان میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. اور جو ملک کی دیکھیں نالائکی نا اہلی ایک طرف ہوتی ہے لیکن دانستہ طور پر ملک کو نقصان پہنچانا, ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈالنا, ملک کی خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈالنا جو کشمیر کے ساتھ کی ہے یہ دانستہ طور پہ کیے گئی ہیں چیزیں. اور جو آپ نے جن ابھی چیزوں کا ذکر کیا جو مافیاز مسلط تھے جن کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضے دیے گئے وہ تمام چیزیں ان چیزوں کا حصہ ہیں. تو اس کے اوپر کل ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا اور اس کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے جو فردر اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ کولیشن جماعتوں کے اندر اس کو ڈسکس کر رہی ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا جو کچھ چینلز نے اس مشاورتی اجلاس کی کچھ خبریں لیک کی, ایک رائے ہے ایک مشاورت ہے, اس کو جب حتمی شکل آ جائے گی اس کی جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو میں خود اعلانیے کی صورت میں یا آپ کے سامنے آ کر اس کو بیان کروں گا. جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے ثناء اللہ صاحب ڈان سے نہیں ثناء اللہ بھائی کریں ثناء اللہ صاحب لیکن سوال اچھا دو کریں. آپ نے آج پوری پرفارمنس بتائی ہے سال کی تو میں بھی آپ کی پرفارمنس بتاؤں گا آپ کی منسٹری کی بھی پوچھوں گا اور آپ جو اکانومی کی کہہ رہے ہیں وہ بھی. جی جو انفلیشن ہے 12 مہینے کے بعد آپ کی حکومت کے بعد فوڈ انفلیشن 50% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور جو سی پی آئی انفلیشن ہے وہ 36% ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے اس وقت کہ 12 مہینے کے بعد 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سی رکی ہوئی ہے جس میں را مٹیریل ہے اور جس کی وجہ سے 50% انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. یہ 12 مہینے کی پرفارمنس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیز کہہ رہے ہیں نہیں یہ ثناء اللہ صاحب پہلے اس کا دیکھو پھر لمبا سوال ہے. دوسرا انفارمیشن منسٹری کی پرفارمنس پہ ہے. 12 مہینے ہو گئے ہیں, 12 مہینے میں آپ نے 8 بلین کا بزنس کیا ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو, اور آپ ہفتے میں 15 دن میں پی بی اے سی پی ایل ای اور یہ اے پی این ایس سے کمروں میں ملاقات کرتی ہیں, وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا ہے. میں آپ کو گارنٹی ثابت کر کے دے سکتا ہوں یہاں بھی بعض لوگ کھڑے ہیں جن کو 20,000 کی تنخواہ نہیں ملتی جن پہ لیبر لاز دی جاتی ہے جو آپ کے جو لیبر لاز ہے وہ نہیں مانے جاتے ہیں. سروس اسٹرکچر نہیں ہے کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے. آپ اس کمروں میں سے پی بی ایس سے سی پی ایل ای سے یہ کوئی بات نہیں کرتی. جب مرضی اس کو نکال دیتے ہیں یہ کنٹریکٹ تھرڈ پارٹی کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے. 6 سال سے لوگوں کو انکریمنٹ نہیں ملا. تو آپ کی وزارت کیا سوال کیا ہے؟ آپ یہی پوچھ رہا ہوں آپ کی وزارت نے 1 سال سے کیا ہے 8 بلین کا بزنس دے کے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ یہ لوگوں کو سروس اسٹرکچر اور لیبر لاس کیوں نہیں لگ رہے؟ اب میں بول دوں جی. سب سے پہلے میں منسٹری آف انفارمیشن کی جو بات آپ نے کی میں اس پہ بات کرتی ہوں. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ بزنس کو اشتہارات کے ساتھ جوڑا گیا. پیمرا کے اندر پہلی دفعہ
कानून साजी के ज़रिए PFUJ को, उनकी बॉडी को, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट और पेमरा अथॉरिटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई, सिर्फ इसलिए कि जो अदारा अपनी तनख्वाह, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेमरा के अंदर, प्रिंट में मैं भी आती हूँ, उसके अंदर तनख्वाह नहीं देगा। टाइमली को पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया गया। पहले टाइमली 2 साल, 6 महीने, 8 महीने थी। अब मैक्सिमम पीरियड तनख्वाह ना देने का कानून के मुताबिक 2 माह कर दिया गया मैक्सिमम, और इसके अंदर अगर तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो बिजनेस नहीं दिया जाएगा। ये पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के ऊपर पहली दफ़ा कदगन लगाकर कानून साजी के ज़रिए पेमरा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद मैं ही अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी थी तो वेज बोर्ड को 11 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया था, और ITNE का इस वक्त चेयरमैन लगा के 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेमेंट्स इस वक्त आपकी तनख्वाहों को देने के लिए सिर्फ सैलरी चेक्स के अंदर ITNE ने अदारों से लेकर अपने मुलाजमीन को दिए, और वो चेक जो 7 करोड़ से ज़्यादा है, और ये सिर्फ 4 माह की मैं बात कर रही हूँ, लिटिगेशन में गए, नोटिस हुए, उनके बैंक अकाउंट सीज हुए, और उसके बाद ये पेमेंट्स सैलरी की मद में सैलरी चेक के अंदर मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मीडिया वर्कर्स को और रिपोर्टर्स को और मीडिया से मुंसलिक जो मीडिया वर्कर है, जो अदारों से मुंसलिक है, उनको दिया गया। ये पहले किसी ने सुना भी नहीं हुआ था कि बैंक अकाउंट सीज किए हों और उनको ट्रांजैक्शन की इजाज़त ना हो जब तक सैलरी अपने मुलाजमीन को ना दी जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ जो है वो 100% हो चुका है, लेकिन ये वो इक़दामात हैं। मैंने आप लोगों के साथ 4 साल सड़कों पे गुजारे हैं, मैंने PMDA के ख़िलाफ़ एहतजाज किए हैं आपके साथ। आपको जो रिप्रेजेंटेशन पेमरा के अथॉरिटी बोर्ड में और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दी है वो इसी वजह से दी है, और उसको मुंसलिक इसीलिए किया है कि कोई मीडिया हाउस बिजनेस नहीं ले सकता जब तक वो अपने मुलाजमीन को वक्त के ऊपर, और वक्त को पहली दफ़ा डिफाइन किया गया, वो उसको दिया जाए। और नवाए वक्त की आप जो बात करें, देखिए मैं हर चैनल और हर अखबार की अलग अलग बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो जिस तरह ट्रांजैक्शन को और सैलरीज को रोक रहा है उसको बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट हो रही है। दूसरी सनाउल्लाह साहब ने बात की, अब आपने देखें 2 सवाल करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन, देखिए मैंने जो कारकर्दगी दी है, मैंने तो नहीं कहा कि 1% पे इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि 2.3% 2018 की इन्फ्लेशन को 22-23% पर जो लेकर आया है, उसकी कारकर्दगी के असरात। मैंने नहीं कहा कि हमने ख़त्म कर दी है महंगाई। मुल्क के अंदर मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त है, लेकिन जो मईशत की बहाली का सफ़र है वो दुरुस्तगी की तरफ है। मैंने ये बात की है। मैंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया, कोई ऐसा मुकदमा पेश नहीं किया जिस पे मैंने कहा हो कि अवाम बिल्कुल खुशहाल हो गई है, और मैंने ये ज़रूर कहा है कि बदहाली से खुशहाली के सफ़र का आगाज़ हो गया, और ये सब कुछ तब हुआ है जिस वक़्त IMF का प्रोग्राम अभी भी निगोसिएशन की स्टेज के ऊपर है, दिवालिया नहीं होने दिया मुल्क को। और ये जितने अदादो शुमार आपको मैंने दिए, ये सरकारी अदादो शुमार दिए, ये किसी जमात के अदादो शुमार नहीं है। और अभी भी इंशाअल्लाह जो आपसे वादा किया है, मुश्किल हालात के बावजूद एक शख्स आज भी वो सियासी अदम इस्तेकाम मचा के मुल्क में मईशत अदम इस्तेकाम मचाना चाहता है। मुल्क को वापस जो उसका मईशत का इस्तेकाम है वो नहीं वापस लाना चाहता कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, हर सतह पे कर रहे हैं, हर लेवल पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि इस पे कोई हतमी राय नहीं है, इस पे कोई ऐसी मुशावरत नहीं है जो किसी फाइनलिटी को अटेन कर चुकी हो।
मैं इस पर सिर्फ तब कोई बात कर सकती हूँ जब इसको हतमी शक्ल दे दी जाए। उस्मान खान साहब समाज से आखिरी सवाल। सारे एजेंडा पाकिस्तान के, ये तो आपके इल्म में इजाफा है। सवाल मेरा ये है कि आप परवेज मुशर्रफ अदालत आ रहे थे साबिक दौर में और सहूलतकारी की गई और उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। अभी साकिब निसार के फ्रॉड जो है वो सबके सामने है और मैं भी एक फ्रॉड का आई विटनेस हूँ। कई तहकीकात होती थी, मैं भी गवाही दे रही है। ये इखलाकियात और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप किसको क्या बताना चाह रहे हैं? एक्शन क्यों नहीं ले रहे जब इतनी सारी चीजें साकिब निसार के खिलाफ सामने आपके आ गई? क्या उनके लिए भी सहूलतकारी हो रही है? देखिए ना, मेरा मकसद इखलाकियात पे दर्स देना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क के साथ एक ग्रोह ने खेल खेला उसमें से 80% तो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, जो अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं, और जो बच गए हैं वो अपने जवाब भी देंगे, कानून के शिकंजे में भी आएंगे और उनको सज़ा भी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और अगर हमसे आपने जिस माजी की गलतियों का जिक्र किया, बिल्कुल गलतियां थी, नहीं करनी चाहिए थी और आइंदा भी ऐसी गलतियों से इज्तनाब करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसकी सज़ा वो लोग भुगतें जो इसके जिम्मेदार हैं, ना कि पाकिस्तान की आवाम। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है इसके वाले से अभी सवाल याद आ गया। नहीं, सवाल जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो आपने यकीनन आप तक पहुंच चुकी हैं। बिलाशुबा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने रेजोल्यूशंस भी पास की हैं और जो इलेक्शन कराने के लिए फंड्स की फराहमी है उसको भी मुस्तरद कर दिया है बिल को। तो क्या अब हुकूमत इसके लिए तैयार है कि उन पर तौहीन अदालत लगे या कोई वज़ीर आज़म या वज़रा को नहल किया जाए? देखिए, इसमें हुकूमत ने तो वो तमाम चीज़ें, इसमें पार्लियामान जो है उसकी कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। पार्लियामान ने एक करारदाद पेश की है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली ने एक रिपोर्ट पेश की है और उसके मुताबिक पार्लियामान ने और हुकूमत ने एक रिपोर्ट पेश कराई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समात उस केस की हो रही है, मैं दोबारा दोहराती हूँ, जो समात मुस्तरद हो चुकी है अक्सरियती जजेस के ज़रिए, वो समात मुस्तरद हो चुकी है। अब इसके ऊपर पिटिशन, और उसके ऊपर समात जो है ना सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि आइन के साथ भी खिलवाड़ है।